अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, उसमें कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे, उसको हमने फाइंड करने का तरीका भी देखा था। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता था? एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी फार्मूला में एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता था, वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता था। जैसे कि बेंजीन के केस में बेंजीन का फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला CH होता था। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है। किसी भी एक मॉलिक्यूल में आपके पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा होता है, विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब जैसे हमने लास्ट टाइम एम्पिरिकल फार्मूला डिस्कस किया था, तो बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला था CH। इसका एक्चुअल फार्मूला जो होता है वो C6H6 होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो CH2O होता है। एक्चुअल फार्मूला इसका क्या होता है? C6H12O6। तो इस तरह के जो फार्मूलाए होते हैं जिसके अंदर आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चल रहे होते हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। इसी के ऊपर आपके पास एक एग्जाम्पल बेस करती है, वो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। एग्जाम्पल 5 है आपकी बुक में। द कंबस्जन एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट कंटेन 65.44% कार्बन, 5.0% हाइड्रोजन एंड 29.6% ऑक्सीजन। व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? इस क्वेश्चन की ना दो स्टेटमेंट्स हैं। एक में उसने आपको परसेंटेज दे दी है डिफरेंट एलिमेंट्स की, और उसने आपसे एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है। इसके बाद वाला जो आपके पास टॉपिक है हम वो वाला भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला और उसकी एग्जांपल्स हम लास्ट टॉप लेक्चर में बहुत बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप वो कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ईजी है वो। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मैं भी आपको समझाऊंगा। इसका जो पार्ट बी कह लें आप इसका, इफ़ द मोलिकुलर मैथ ऑफ कंपाउंड इज़ 110। मोलिकुलर मैथ कंपाउंड का गिवन है 110, या मेरे पास मोलिकुलर मैथ गिवन है 110। कैलकुलेट द मोलिकुलर फार्मूला। तो हमने मोलिकुलर फार्मूला बताना है। मोलिकुलर मैथ गिवन है, मोलिकुलर फार्मूला हमने बताना है। इसको करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली आप पहले वो सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो एम्पिरिकल फार्मूला के केस में हमने किए थे, कि सबसे पहले परसेंटेज को उसके ग्राम लेटर्स में कन्वर्ट करोगे, उसके रिस्पेक्टिव मैथ से डिवाइड करने के बाद फिर सबसे छोटी वैल्यू से सारों को डिवाइड करोगे। अगर तो वो नंबर होल नंबर रेशो में आ जाए तो ठीक है, वरना एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा। वो जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो ये है, C3H3O। ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। मोलिकुलर मैथ हमें गिवन है और मोलिकुलर फार्मूला हमने बताना है। अब हमारे पास फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो ये है कि आपको एक सिंपल नंबर चाहिए होता है। जैसे हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया हुआ था। अगर मुझे पता हो कि बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा। वो जो नंबर 6 है या जो कॉमन हमने लिया हुआ है, अगर मुझे वो पता चल जाए जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूँ, तो मेरे लिए मोलिकुलर फार्मूला बनाना आसान हो जाएगा। सिमिलर इज द केस, यहाँ पे भी मुझे वो नंबर पता चल जाए जिससे जो मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो मैं मोलिकुलर फार्मूला बता सकता हूँ। जैसे यहाँ से भी 6 कॉमन लिया हुआ है, मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। तो उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो स्मॉल n निकालने का तरीका क्या होता है कि आपको मोलिकुलर मैथ पता होना चाहिए और एम्पिरिकल फार्मूला जो आपका बना है वहाँ से आप मैथ कैलकुलेट करो और वो उससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास n निकालने का फॉर्मूला है। मोलिकुलर मैथ ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और एम्पिरिकल फार्मूला मैथ। अब एम्पिरिकल फार्मूला मैथ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जिसके लिए हमने एम्पिरिकल फार्मूला को ड्राइव किया। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला आने के बाद मैं इससे इसका मैथ फाइंड कर सकता हूँ। बड़ा ही सिंपल है। कैसे इसका मैथ फाइंड कर सकते हैं? 3 कार्बन है, 3 मल्टीप्लाई बाय कार्बन का मैथ 12 होता है। इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 हाइड्रोजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस 1 ऑक्सीजन है, 1 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि ऑक्सीजन में 16 होते हैं। इन सारों को जब मैं मल्टीप्लाई करके एड अप करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 55। एक्चुअल मैथ जो मैं गिवन है, यानी कि मोलिकुलर मैथ जो मैं गिवन है वो 110 है। 110 को जब मैं 55 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो रेशो आएगी वो 2 आ जाएगी। यानी कि जो मेरा n है, नंबर है जिसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 2 आ जाएगा। ये नंबर मैं जब एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा, जो कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? C6H6O। तो इस तरह हम किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, अगर हमें उसका मोलिकुलर मैथ पता हो। अगर मोलिकुलर मैथ पता होगा तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा, हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे। अगला जो आपके पास टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। इसके बाद इस टॉपिक के बारे में भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अभी हम इसको फिर उसे ओवरव्यू करते हैं इसका कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल होता क्या है। बेसिकली इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राम एटॉमिक मैस, या ग्राम एटम सिंपली आप उसको कह सकते हो। किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी आप सिंपल वर्ड में किसी भी एटम का जब मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो उसको ग्राम्स एटम कहते हैं। हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते क्यों हैं?
एटम आपने पढ़ा होगा एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसके लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्ट उसका मास कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसकी कैलकुलेशन में फिर इतना स्मॉल मास लिखना हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। तो हम ये करते हैं, हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो किसी भी एटम का मास जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ग्राम एटम कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का मास 1.008 ग्राम्स होता है, इसको मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूंगा तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली ऑक्सीजन का मास हम 16 लेते हैं, उसको मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूंगा 16 ग्राम, तो ये 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी तरह किसी भी मॉलिक्यूल का मास जब मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस करूंगा तो वो ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। जैसे 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। अब एटम एलिमेंट के लिए होता है, मॉलिक्यूल होता है वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए होता है, तो हम इसमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के लिए कर लेंगे। लास्ट हमारे पास आता है ग्राम फार्मूला यूनिट। एनी कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूल नहीं होता, उनका फार्मूला यूनिट होता है। तो उस फार्मूला यूनिट के मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम फार्मूला यूनिट बन जाएगा। जैसे NaCl है, NaCl का मास 58.5 होता है, इसको मैं ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूंगा तो ये मेरे पास ग्राम फार्मूला यूनिट हो जाएगा। अब इसमें से मोल क्या होता है, ये तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हमने पढ़ ली। मोल क्या होता है? बेसिकली मोल एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें आप एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला यूनिट के मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दो तो वो मॉलिकुलर मास कहलाता है, बशर्ते ये कि उसका मास उसके एक्चुअल मास के बराबर हो। जैसे ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 ग्राम्स के इक्वल ऑक्सीजन लेंगे तो वो 1 मोल कहलाएगा। सिमिलरली वाटर का मास 18 होता है तो 18 ग्राम्स के इक्वल जब मैं लूँगा उसको तो ये 1 मोल कहलाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस के मास को, ग्राम एटम हो जाए, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, फार्मूला मास या एनी कंपाउंड के मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हमारे पास मॉलिकुलर मास कहलाता है। कलेक्टिवली इसमें से कोई भी आ जाए, जब मैं उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दूंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, मॉलिकुलर मास। इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स बेस करती हैं जो आपकी बुक में एग्जांपल्स गिवन है। अभी हम उन एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। बट आपकी बुक में एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। अब ग्राम एटम से मुराद क्या? अभी हमने देखा ग्राम एटम्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स या ग्राम फार्मूला यूनिट ये मोल्स को ही कहते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे मोल्स फाइंड करने हैं और मोल्स फाइंड करने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। आपको जो मास गिवन है उसके एक्चुअल मास से डिवाइड कर दे तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। इसी एग्जांपल ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमारे पास सोडियम है तो फॉर्मूला क्या होगा, N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल m गिवन मास और कैपिटल M मोलर मास। तो गिवन मास सोडियम में कितना है 0.1 और मोलर मास कितना होता है उसका 23। दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 0.0043 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। इसकी जो दूसरी एग्जांपल है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो आपको मास गिवन है ना वो kg में है, आपने डायरेक्टली kg में पुट नहीं कर देना, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उनको हम ग्राम्स में लेते हैं, kg में नहीं लेते, किलोग्राम्स में नहीं लेते, ग्राम्स में लेते। तो आपने पहले इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल वही फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल M। स्मॉल m स्टैंड फॉर गिवन मास यहाँ पे 0.1 kg है तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसका मास 28 होता है तो इससे डिवाइड करोगे तो 3.56 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 7 है। एग्जांपल नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट आपके पहले रीड कर देता हूँ। एग्जांपल नंबर 7 में कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ MgSO4। आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और आपसे पूछा ये गया है कि कितने मास के लिए इतने इसके मोल्स होंगे, मतलब हमने गिवन मास बताना है। फॉर्मूला अभी भी वो इस्तेमाल होगा, n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको n गिवन है और कैपिटल M हम फाइंड कर लेंगे। अब कैपिटल M कैसे फाइंड करेंगे, कैपिटल M फाइंड करने का तरीका क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वहाँ से फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मैग्नीशियम का मास होता है। सिमिलरली सिलिकॉन सल्फर का भी एक ही एटम है 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस ऑक्सीजन के 4 एटम है 4 मल्टीप्लाई बाय 16। इन सारों को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड करोगे तो 120 आंसर आ जाएगा। ये 120 मोलर मास आ जाएगा। हमें तो गिवन मास फाइंड करना है या रिक्वायर्ड मास फाइंड करना है तो ये कैपिटल M इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय कैपिटल M। स्मॉल n हमें गिवन है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 120। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो एक्चुअल मास या गिवन मास है वो 0.1 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो बेटा ये थोड़ी सी एग्जांपल थी जो आपको नंबर ऑफ मोल्स और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में बताती है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप जो प्रोवाइडेड किए गए नंबर है उन पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में मिलेंगे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।